नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम हिस्ट्री रिविज्ड। एक पुरानी कहावत है, अटैकिंग इज द बेटर पॉलिसी ऑफ डिफेंस, मतलब आक्रमण करना रक्षा की सबसे बेहतर नीति है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर वर्ष 1965 की है, जब इराक की राजधानी बगदाद में इजराइल के 2 जासूसों को फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन इसके पीछे की कहानी का जिक्र आगे करेंगे। पहले आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जब एक खुफिया एजेंसी ने सबसे खतरनाक हवाई ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 27 जून 1976 की बात है। बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेल अवीव, इजराइल। एक जहाज उड़ान भरती है जिसे जाना तो फ्रांस की राजधानी पेरिस था, लेकिन जब वो फ्यूल भरवा कर एथेंस से उड़ान भरता है तो उसे हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैकर विमान को हाईजैक करने के बाद लीबिया की ओर लेकर गए। लीबिया के शहर बेंगहाजी में विमान में ईंधन भरा जाता है। बेंगहाजी में करीब 7 घंटे तक रुकने के बाद विमान फिर एक बार उड़ान भरता है। हाईजैकर्स के इशारे पर इस बार विमान का रुख अफ्रीकी देश युगांडा की तरफ था। युगांडा इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर था। युगांडा का सैनिक तानाशाह ईदी अमीन था, जो पहले कभी इजराइल का दोस्त हुआ करता था, लेकिन फाइटर जहाज की खरीद को लेकर इजराइल से उसके रिश्ते बिगड़ गए। ईदी अमीन के बारे में कहा जाता था कि वे अपने दुश्मनों का सिर काट कर फ्रिज में रखा करता था और मानव के मांस खाना पसंद करता था। जब युगांडा में प्लेन लैंड किया तो ईदी अमीन हाईजैकर्स के पास मिलने भी गया था और फिर अफ्रीकी एकता संगठन की बैठक में भाग लेने मॉरिशस चला गया। युगांडा के तानाशाह ने अपने सैनिकों को हाईजैकर्स की सुरक्षा में एंटेबे एयरपोर्ट पर लगा दिया। जहाज को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों में 2 फिलिस्तीन और 2 जर्मनी के नागरिक थे और 5 आतंकवादी पहले से युगांडा में इंतजार कर रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने यहूदियों को अलग किया, फिर फिलिस्तीनी नागरिकों की रिहाई की मांग की। बाकी देश के नागरिकों को आतंकवादियों ने छोड़ दिया। इधर इजराइल के वॉर रूम में सारी तैयारी हो रही थी और मोसाद को इसकी जिम्मेदारी दी गई। जिन अन्य देशों के नागरिकों को छोड़ा गया उनसे एयरपोर्ट के पास ही सारी जानकारी मोसाद द्वारा ले ली गई। एंटेबे एयरपोर्ट को बनाने का काम एक इजरायली कंपनी ने ही किया था, जिसकी वजह से पूरा नक्शा उसके पास मौजूद था। आतंकवादियों ने 4 जुलाई की आखिरी तारीख रखी थी। मोसाद ने 3 जुलाई को रात 1 बजे का वक्त चुना और 5 जहाज़ों ने इजराइल से उड़ान भरी। 5 में से 3 जहाज़ों में कमांडो बैठे थे। एक जहाज़ खाली था जो फंसे नागरिकों को लाने के लिए था, जबकि 5वें जहाज को मेडिकल का सामान कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए रखा गया था। कीनिया ने इस ऑपरेशन में इजराइल का साथ दिया और अपने यहाँ एक जहाज को रुकने की अनुमति दी। युगांडा एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद उस ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया गया। स्नाइपर्स ने युगांडा के सैनिकों को ढेर करना शुरू किया और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में एंटेबे एयरपोर्ट पर इजराइल का कब्जा हो गया था। वहीं एयरबेस के पास 11 मिग-21 जहाज रखे थे, उसे भी कमांडो द्वारा बम से उड़ा दिया गया ताकि ऑपरेशन खत्म कर लौटने की सूरत में युगांडा की सेना पीछा न कर सके। इस पूरे ऑपरेशन की ग्राउंड कंट्रोलिंग योनातन नेतन्याहू के पास थी। सारे होस्टेजेज एक सिपाही अफसर को जहाज में बिठाने के बाद सबसे अंत में खुद जब योनातन नेतन्याहू जहाज पर चढ़ रहे थे तो उन्हें गोली लग गई। योनातन नेतन्याहू की मौत रास्ते में ही हो गई। योनातन नेतन्याहू की मृत्यु के बाद उनके भाई ने भी देश सेवा करने की ठानी और वह बेंजामिन नेतन्याहू है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मोसाद को सिर्फ यही एक जान का नुकसान हुआ। विदेशी जमीन पर मोसाद का ये पूरा ऑपरेशन महज 53 मिनट चला और जिससे 30 मिनट तक कमांडो कार्रवाई चली। इतिहास गवाह है कि इतने बड़े कमांडो कार्रवाई की कोई सोच नहीं सकता। उसे मोसाद ने अंजाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन में मोसाद की इंटेलिजेंस दुनिया के सामने आई। इजराइल को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, जिसके पीछे की वजह है उसकी खुफिया विभाग मोसाद। दुनिया की सबसे घातक खुफिया एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि बदला लेने के लिए वो दुनिया के हर कोने में पहुंच जाता है। दुनिया की इस सबसे घातक खुफिया एजेंसी ने अपने इस सिद्धांत को कई बार साबित किया है। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में जब आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी तो मोसाद ने 20 साल लंबा ऑपरेशन चलाकर एक आतंकी को चुन चुन कर मारा था। कई बार कोई खुफिया सूचना किसी देश को युद्ध में जीत दिलवा सकती है और हार की वजह भी बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में खुफिया एजेंसी का महत्व क्या होता है, अगर आप यह समझना चाहते हैं तो आपको इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का इतिहास जरूर पता होना चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा
कि आधुनिक इजराइल की स्थापना में खुफिया सूचनाओं का बहुत बड़ा योगदान था। आधुनिक इजराइल की स्थापना वर्ष 1948 में हुई। इजराइल के निर्माण में खुफिया एजेंसी का योगदान। 1948 से पहले इजराइल यहूदियों का सदियों पुराना सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए वर्ष 1948 से पहले ही कई सैनिक संगठन काम कर रहे थे। इन्हीं में से एक सैनिक संगठन हगाना की खुफिया एजेंसी का नाम शाई था। शाई की स्थापना 1940 के आसपास हुई। इजराइल की स्थापना के बाद ही खुफिया एजेंसी को मोसाद कहा गया। जो अधिकारी, कर्मचारी और जासूस शाई में काम कर रहे थे, उन्होंने बाद में मोसाद के लिए काम करना शुरू किया। इजराइल में 3 खुफिया एजेंसी हैं और मोसाद उनमें से एक है। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन, जिसका काम कॉवर्ट ऑपरेशन करना है और विदेशों में खुफिया जानकारी हासिल करना है। मोसाद की स्थापना 1949 में की गई। मोसाद दुनिया की इतनी कुशल खुफिया एजेंसी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां मोसाद से अच्छे संबंध रखना चाहती हैं। मोसाद के जासूसों की अपने देश के प्रति निष्ठा होती है। वह अपनी जान दे सकते हैं लेकिन देश से गद्दारी कभी नहीं कर सकते। वर्ष 1965 में इराक की राजधानी बगदाद में इजराइल के 2 जासूसों को फांसी पर लटका दिया गया था। इनसाइड इजराइल मोसाद द इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल टास्क के पेज 22 में इसका जिक्र है। वर्ष 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच विवाद हुआ था। इस युद्ध में इजराइल की निर्णायक जीत में भी मोसाद का बहुत बड़ा योगदान था। वर्ष 1961 से 1965 के बीच इजराइल का एक जासूस सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर का मुख्य सलाहकार बन गया था। 1965 में सीरिया की सरकार ने इस व्यक्ति को जासूसी के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन तब तक सीरिया की बहुत सारी खुफिया सूचनाएं इजराइल तक पहुंच चुकी थी। म्यूनिक ओलंपिक में हत्या का बदला। एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया, उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोसाद के खूंखार एजेंट उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दमखम रखते हैं। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। ओलंपिक के दौरान इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इजराइल ने अपने नागरिकों से वादा किया था कि वह इन हत्याओं का बदला लेगा और एक एक को सजा देगा। बाद में मोसाद ने इसके लिए एक टीम बनाई और उसने पूरी दुनिया में छिपकर रह रहे साजिशकर्ताओं और हत्यारों को ढूंढकर उन्हें ठिकाने लगाने का काम शुरू किया। इसके लिए इजरायली एजेंटों ने बम, कार, बिल्डिंग उड़ाने जैसी हर तरकीब का इस्तेमाल किया। 20 साल तक चले इस मिशन में इजराइल ने सभी साजिशकर्ताओं को चुन चुन कर मारा। इस मिशन को नाम दिया गया रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। अपना इंतकाम पूरा होने के बाद मोसाद अपने टारगेट के परिवार को एक बुके भेजते थे, जिस पर लिखा होता था, ये याद दिलाने के लिए कि हम ना भूलते हैं ना ही माफ करते हैं। अर्जेंटीना में खुफिया मिशन। अर्जेंटीना में खुफिया मिशन 1960 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने मिशन से पहली बार दुनिया को चौंकाया था। 11 मई को मोसाद के एजेंट ने हिटलर के साथ नाजियों पर अत्याचार करने वाले युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन को अर्जेंटीना से अपहरण कर उसे इजराइल लेकर आए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकमैन भागकर अर्जेंटीना पहुंच गया था। वहां पहचान बदलकर रह रहा था। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि कई महीने तक इजराइल के 5 एजेंट अर्जेंटीना में बने रहे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। इस दौरान एकमैन का अपहरण कर लिया गया, काफी समय अपने साथ भी रखा गया। बाद में उसे प्लेन से लेकर इजराइल पहुंचा दिया गया, तब पता चला। मोसाद ने चुराई ईरान के न्यूक्लियर मिशन की फाइल्स। साल 2018 में ईरान में घुसकर मोसाद ने एक हैरत अंगेज मिशन को अंजाम दिया। करीब 6.5 घंटे के ऑपरेशन में 2 दर्जन जासूस शामिल थे, जिसका टारगेट था तेहरान में बना एक वेयर हाउस को खुफिया रखने के लिए रात के वक्त गार्ड्स तैनात नहीं किए जाते थे। इसी का फायदा मोसाद ने उठाया। स्पेशल टॉर्च के जरिए तिजोरियों में सेंध लगा दी। वे अपने साथ करीब 50,000 पेज और 163 सीडी लेकर सुबह 5 बजे निकल गए। इन फाइलों में क्या, इसका ऐलान अप्रैल में किया गया। बहरहाल मोसाद की टीम कभी भी अपने मिशन को जगजाहिर नहीं करती है। तो आज हमने एक छोटे से देश की खुफिया एजेंसी जो अपने दुश्मनों को ना तो कभी भूलती है और ना माफ़ करती है, मोसाद का जिक्र किया। आज के लिए दें इजाज़त और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।